ठंड और कोहरे के कहर से सहमी जिंदगी, लगातार कोहरे के बढ़ने से विजिबिलिटी हुई घटी। लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। बता दें कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, कल अयोध्या में सीएम योगी देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे की तैयारियां हुई तेज। 15 जनवरी को बीएसपी लॉन्च करेगी बहनजी ऐप। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन पर लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री मोदी के नमो ऐप की तर्ज पर बनी ऐप। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की 3 दिन समीक्षा बैठक, आज सभी जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों की बुलाई गई बैठक। कांग्रेस ने मिशन 24 के लिए बनाया नया प्लान, अब यूपी में संवाद यात्रा पर पार्टी का फोकस। एआईसीसी ने नियुक्त किए यूपी में 80 लोकसभा चुनाव प्रभारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे आज की कई बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर अगले 24 घंटों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर अगले 24 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कोहरे का अलर्ट जारी है। शीतलहर के बीच गलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। शीतलहर के बीच गलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। शीतलहर के बीच गलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। बता दें कि शीतलहर के बीच गलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की कही बात। उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर दस्तक दे सकता है। अगले 24 घंटों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी, जहां पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं अगले 24 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बता दें कि पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शीतलहर के बीच गलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की भी बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर दस्तक दे सकता है पश्चिमी विक्षोभ। अगले 24 घंटों में दिल्ली में होगी बूंदाबांदी। कुछ इस प्रकार से आईएमडी के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। तो बता दें कि बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जहां दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा, लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी, भोपाल से संवाददाता सुनील मालवीय और जयपुर से संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करते हैं प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटों में बूंदाबांदी के आसार देखने को मिल सकते हैं। कुछ इस प्रकार की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में आज फिर से सर्द हवाएं चल रही हैं और आज दिल्ली में दिल्ली एनसीआर के एरिया में काफी कोहरा नजर आ रहा है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मौसम विभाग का अनुमान फेल भी नजर आता है, क्योंकि इस बार 1 तारीख जब नए साल का आगाज होना था तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार दिल्ली में बरसात के साथ बरसात के साथ नए साल का आगाज होगा, लेकिन दिल्ली में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अभी जो है जिस प्रकार से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हल्की बारिश होने की संभावना है, ऑरेंज
अलर्ट जारी किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल दिल्ली में बारिश आती है कि नहीं। वैसे अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन इस समय की बात करें तो दिल्ली में ठंड काफी है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं, बाकी स्कूलों को खोल दिया गया है। जबकि 7 तारीख तक जो है दिल्ली में सभी स्कूल बंद थे, और आज से सारे 6ठी से 12वीं तक के जो स्कूल है सभी जी। को खोल दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं, या बात करें 10वीं तक के बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो कई लोगों से मैंने चर्चा की, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अभी सर्दी ज्यादा है, 2-4 दिन और दिल्ली सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी भी ठंड बढ़ रही है, गलन बढ़ रही है लोगों को, और खास तौर पर बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी हो रही होगी। वहीं जैसा कि प्रवेश आपने भी बताया कि अगर बारिश होती है तो प्रदूषण में तो राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का अभी का तापमान है उसके बाद ठंड में और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि जिस प्रकार से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि अभी 9 जनवरी तक बारिश के आसार भी जता रहा है, वहीं शीतलहर और गलन भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और साथ ही किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पिछले करीब 7 दिनों से दिन में धूप न निकलने से कड़ाके की सर्दी हो रही थी। वहीं रविवार की बात की जाए तो रविवार को हल्की धूप निकली, जिससे जो है लोगों को राहत मिली है। वहीं आगे जो मौसम है उसके बारे में मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि सुबह व शाम के समय जो सर्दी पड़ती है उसमें उसके तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होगी। हाँ, दिन की बात की जाए तो दिन में लोगों को राहत मिलेगी, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जो जिलाधिकारी है उन्होंने जो छोटे बच्चों के स्कूल है 10 तारीख तक बंद किए हैं। उसके साथ ही साथ जो 9 से 12 तक के स्कूल हैं उनकी टाइमिंग बढ़ाई गई है। उनकी टाइमिंग 9:30 से 12 की गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड लखनऊ में काफी ज्यादा है, क्योंकि सुबह व शाम के समय भीषण कोहरा भी यहाँ पर गिर रहा है। कोहरे के कारण कई बार हादसे भी हुए हैं। जिला प्रशासन की बात की जाए तो अब जिला प्रशासन धीरे धीरे एक्टिव मोड पे आ चुका है। जिस तरह अलाव की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही थी, तो अब धीरे धीरे कुछ चौराहों पर अलाव दिखने लगे। साथ ही साथ रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया गया, क्योंकि लगभग 7-8 दिनों से भीषण ठंडक पड़ रही थी। कोहरा इतना तेज था, घना था, और बारिश की तरह जो है कोहरा गिर रहा था। और मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वो आज जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। अगर बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो जो मुजफ्फरनगर जिला है वो सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं अब राजधानी लखनऊ में अफसरों की नींद भी जाग रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी कई तरह की व्यवस्था करते हुए दिख रहे हैं। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जयपुर से अनिल शर्मा का। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जयपुर में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर रखा है। जी देखिए, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने 6 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए 13 तारीख तक छुट्टियां बढ़ाई है। और साथ में ही जो जयपुर में जगह जगह जो रैन बसेरों को भी स्थापित किए गए हैं। और जो चिंताओं के चेहरों के साथ साथ एक तबका ऐसा भी है जिसमें खुशी की लहर है, क्योंकि ये अभी जो मौसम है, जो अभी महीना है, ये महीना गेहूं की फसल के लिए है। और गेहूं की फसल के लिए जो मावठ की बरसात होती है वो अधिक महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं चिंताओं के चेहरों के साथ एक खुशी के चेहरे भी किसानों के लिए बदले हुए हैं। और साथ ही जो था कि आज 2 दिन से यहाँ पे जयपुर में कोहरे की कमी देखी गई थी, लेकिन आज पश्चिमी विक्षोभ के बढ़ते प्रकोप के चलते यहाँ पे जो कोहरा है, कोहरा भी घना बताया गया। और मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं संकेत भी दिए हैं कि यहाँ पे बारिश की संभावना भी बढ़ सकती है। और राजस्थान में येलो और ऑरेंज जो जोन है उनको भी विभाजित किया गया है, जहाँ पे अत्यधिक सर्दी देखी जाएगी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारिश बाकी लोगों के लिए अगर परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में भी इसको लेकर के खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हैं। सुनील, आपका भी रुख करेंगे और आपसे भी भोपाल में क्या स्थिति है, ठंड को लेकर क्या मौसम है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। लगातार ठंड की खबरों पर बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं हमारे भोपाल से संवाददाता सुनील मालवीय का। सुनील, देखा जाए तो भोपाल में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है, और साथ ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो उसके बाद प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं ठंड को लेकर के? जी देखिए, बिल्कुल अवंतिका, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य कई जिलों में ठंड से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को काम पर जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने जो अपने जो प्रशासन के जो जी। इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन ने जो क्षेत्र है, जो ज्यादा सर्दी के जो क्षेत्र है, वहां पर अलाव का इंतजाम किया गया है, जिसके बावजूद जो मध्य प्रदेश के डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पिछले 2 दिनों में जब उज्जैन वहां पहुंचे थे, तो रात की 12:30 बजे वो कहीं गुरुद्वारा, कहीं पे मंदिर, मस्जिद वहां गए, और जिसके बाद वहां पर जो राहगीर बैठे हुए थे उन लोगों को कंबल भी बांटे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार और जो मध्य प्रदेश के आला अधिकारी कहीं ना कहीं सजग है। और आए दिन पिछले 8 दिन पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेन बसेरा का औचक निरीक्षण किया था और सख्त निर्देश दिए थे कि ठंड से किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए, और जो है कोई भी व्यक्ति ठंड से टुकड़ा ना, और इसके पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाए। सारे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। जी अवंतिका। जी, साथ ही सुनील, देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, क्या स्कूली बच्चों को राहत दी गई है, उनकी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो टाइमिंग पीरियड था, जो बड़े बच्चे 8वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो उनका 8 बजे का स्कूल था वो 10 बजे से या 11 बजे से कर दिया गया है, और जो जी। छोटे बच्चे थे उनकी छुट्टी कर दी गई है। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए कई जगहों पर काफी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन अब सभी इंतजाम करते हुए दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी 9 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से करेंगे संवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते नजर आएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सांसद दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से करेंगे संवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सांसद दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। इसके अलावा वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद करेंगे। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद करते नजर आएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वहीं कई वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में निकल रही है। उसकी जो शुरुआत हो पिछले साल नवंबर में हुई है, इसको लेकर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, लोग लगातार संवाद कर रहे हैं लाभार्थियों से। अगर बात करें, अब ये चौथी बार होगा जब तो देश के प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि किसी प्रकार की कोई समस्याएं तो नहीं हो रही है योजनाओं को लेकर।
ये इसमें मौजूद, अगर बात करें मौजूद, लगभग 12 बजे संवाद करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उस समय ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, तमाम जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में संकल्प यात्रा का एक ही मकसद है कि किस तरीके से योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, वो लोगों तक पहुंच रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश तो तमाम देश में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, लाभार्थियों को नहीं। यही मकसद है कि इसी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये चौथी बार होगा, मतलब अब 4 बार पहले कर चुके हैं, अब 5वीं बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और लाभार्थियों से जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि किसी प्रकार की जब सरकार की योजनाएं आई क्या समस्याएं तो नहीं हुई, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना तो नहीं पड़ा, तमाम चीजों के बारे में पूछेंगे। और सबसे बड़ा जो मकसद है विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो यही है, जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की वो आम जन तक पहुंचे, ताकि उनको लाभ मिले। और तमाम केंद्र सरकार को जितनी भी योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वल योजना की बात करें, तमाम योजनाओं की बात करें, उसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। लगातार संवाद करने से एक मकसद ये भी होता है कि किसी प्रकार अगर जो भी अधिकारी होते हैं, संबंधित अधिकारी, उनको लगता है कि कभी भी संवाद हो सकता है, अगर किसी प्रकार की जो लोगों को दिक्कत का सामना हुआ तो शायद ये हमारी कंप्लेन कर सकते हैं। तमाम चीजों पर अब हर एक बारीकी से नजर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार रख रही है कि लगातार जो जितनी भी योजनाएं हों वो आम जन तक पहुंचे। अब सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं को भी, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ने बोला है, अधिकारियों को भी बोला है कि जो भी योजनाएं हैं हर एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए। इसको लेकर लगातार तमाम जो सरकार है, बात करें केंद्र सरकार की बात करें, चाहे बीजेपी सरकार की बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की बात करें, वो यही उनका मकसद है कि लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जाए और किसी प्रकार की योजनाओं को प्राप्त ना, जिसको नहीं प्राप्त होगी, जिसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको दिक्कत ना हो, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए। यही मकसद है और लगातार इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लाभार्थियों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या कोई समस्याएं तो नहीं हुई, लाभ जो आपको मिले हैं, जो आपने योजनाएं ली हैं उसका लाभ आपको प्रॉपर मिला है कि नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई पैसा तो आपने बीच में नहीं दिया है, या कोई योजनाओं को लेकर किसी प्रकार का पैसा तो नहीं मांगा गया है। तमाम चीजों को लेकर संवाद होता है और इसी कड़ी में एक बार फिर संवाद करने जा रहे हैं। लगभग 12 बजे का समय है, तो संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभार्थियों से बातचीत करके उनकी परेशानी जानते हैं प्रधानमंत्री, और खुद बीजेपी की ये मुहिम है जिससे कहीं ना कहीं लाभार्थी भी खुश नजर आते हैं। भरत, हम आगे भी आपसे इस पर जानकारी लेंगे, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। और फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसी बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद करेंगे तो ये बीजेपी का एक बड़ा मूवमेंट बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। निश्चित तौर पर बीजेपी की एक बड़ी मुहिम है। लगभग यात्रा की बात करें, भारत संकल्प यात्रा में 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और सबसे बड़ी ये मुहिम है कि इसमें किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। कि नियर है चुनाव, बहुत नजदीक है चुनाव 2024 लोकसभा के, तो उससे पहले बीजेपी सरकार और तमाम केंद्र सरकार भी चाहेगी, सरकार भी चाहेगी, तमाम राज्यों की सरकार जहाँ पे बीजेपी का शासन चल रहा है वो यही चाहेगी कि सारी योजनाएं आम जन तक पहुंचे जिनसे कि उनको बेनिफिट मिले। कि बहुत बड़ी मुहिम कह सकते हैं कि हर एक गरीब जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी तमाम बीजेपी में कार्यकर्ताओं ने खुद उठाई है कि लोगों को गांव गांव तक जाकर, ब्लॉक ब्लॉक तक जाकर इस यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तमाम जो योजनाएं हैं, क्या लाभ मिल रहा है, अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है। वहां पर यह भी है कि अगर आपको जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, यदि परियोजनाएं जितनी भी आई हैं केंद्र सरकार की, तो अगर उसका लाभ नहीं मिला तो क्या कारण, उसका भी समाधान निकाला जा रहा है। एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, क्योंकि चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान अभी ना हुआ हो लेकिन नजदीक डेट है, ये सबको पता है, और तमाम योजनाओं को जोड़ लोगों तक सुविधा पहुंचाकर निश्चित तौर पर बीजेपी यही चाहेगी कि आने वाले समय में जब इलेक्शन हो तो लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा जीती जा सके। बिल्कुल भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन लगातार बीजेपी करती रहती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और जाहिर तौर पर अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन नजदीक है और अभी कुछ ही समय में हो सकता है तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए। तो बीजेपी का यह बड़ा मूवमेंट है जिससे जनता को साधने की कोशिश कर रही है और साथ ही वोट बैंक में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतिशत साधने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बता दें कि आज लगभग 12 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करते नजर आएंगे। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगभग 12 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। वहीं लाभार्थियों से बातचीत करके प्रधानमंत्री उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी जानेंगे। वहीं पर मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारियों का किया गया ऐलान। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारियों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में करीब 80 प्रभारियों के नामों का ऐलान किया गया है। सुभाष पाल को राजधानी लखनऊ से बनाया गया है प्रभारी। एआईसीसी ने नियुक्त किए हैं यूपी में 80 लोकसभा चुनाव प्रभारी, जहां उत्तर प्रदेश में 80 प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। उन नामों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें राजधानी लखनऊ की जिम्मेदारी सुभाष पाल को दी गई है। एआईसीसी ने नियुक्त किए हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा चुनाव प्रभारी। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी किए गए नियुक्त। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रभारी किए गए हैं नियुक्त। लोकसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और उनके नामों की एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जहां पर सुभाष पाल को दी गई है राजधानी लखनऊ की जिम्मेदारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 प्रभारियों के नामों की लिस्ट जारी की गई है और राजधानी लखनऊ की जिम्मेदारी सुभाष पाल को दी गई है, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सभी पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं, और अगर इसी तर्ज की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। जो एआईसीसी के नियुक्ति हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों के भी लिस्टों का नाम जो है वो उन्होंने घोषित कर दिया है। हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो वहां के प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं। वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो वहां के प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं, तेलंगाना की, त्रिपुरा की, और इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों के जो है नाम ऐलान कर दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 प्रभारियों के नाम को घोषणा कर दी गई है। क्योंकि इस तरीके से 80 नामों की घोषणा पहले से कर दी गई है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से पार्टी को तैयारी करनी है और पार्टी को अपने मजबूत कैंडिडेट उतारने हैं। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर पे कहा था कि हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अगर इंडिया गठबंधन होता है, सीटों का बंटवारा होता है, तो उस हिसाब से हम उस पर पार्टी को आगे ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो है वो प्रभारियों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ के अगर प्रभारी की बात करते हैं तो सुभाष पाल को बना दिया गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें। इसके साथ साथ अन्य हम जिलों की अगर बात करते हैं, अन्य सीटों की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो वहां के नए प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव
को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है और लगातार जो है अपने उम्मीदवारों को, ऐसे उम्मीदवारों को उतारना चाहेगी कि जो उम्मीदवार जीतकर उनकी सीट को काबिज कर सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संदीप देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जो अभी बीते दिनों 5 राज्यों में हुए थे, उसके बाद कांग्रेस ने जिस हाल को देखा है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस डरी हुई भी नजर आ रही है, इस प्रकार की बात सामने आ रही है। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, जहां पर प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, तो कई विपक्षी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि ये ऐलान किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर के भी जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि अजय रॉय ने कहा है कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात होगी उसके बाद देखा जाएगा। तो क्या देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में फूट दिखाई दे सकती है, या फिर कांग्रेस 80 सीटों के अलावा कुछ सीटें छोड़ सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ है, जहां पर 29 घटक दल हैं और 29 घटक दलों के साथ मिलकर के यूपी पूरे भारत का जो है चुनाव जो है लोकसभा का होना है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जितने घटकों के दल में सीटों का बंटवारा होगा, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो सबसे मजबूत और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अगर बात करें तो वो है समाजवादी पार्टी। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मजबूत है, तो उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा भी समाजवादी पार्टी ही करती नजर आएगी। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन इन सबसे पहले अभी सीटों का जो मंथन नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, उससे ठीक पहले कांग्रेस ने अपने प्रभारियों के जो नाम है उनकी घोषणा कर दी है। यानी कि वो प्रभारी अपने अपने संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे और लोकसभा क्षेत्र में रह करके उसकी तैयारी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में अगर गठबंधन नहीं होता है और गठबंधन न होने के साथ साथ में सीट शेयरिंग नहीं होती है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए ये अहम होता है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को तलाश सकें और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ी मेहनत करनी होगी और बड़ी कयास के साथ में आगे बढ़ना होगा, जिससे कि लोकसभा चुनाव में उनकी बेहतर सीटें निकल सकें। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस और सपा में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलता है लगातार। और देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का एक मुद्दा बेहद अहम भी माना जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनती है पार्टियों की, तो कांग्रेस भी पूरी 80 सीटों पर सीट लड़ती हुई, माफ कीजिएगा, चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले प्रभारियों का नामों का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर राजधानी लखनऊ की जिम्मेदारी सुभाष पाल को दी गई है। वहीं अभी तक पूरी 80 सीटों पर चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बाद जानकारी ये सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी और पार्टियों की सहमति के बाद सीट शेयरिंग की जाएगी। और अगर सहमति नहीं बनती है तो कांग्रेस पूरी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तो अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। एआईसीसी ने नियुक्त किए हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा चुनाव प्रभारी। इसके अलावा उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना के भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नामों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वो एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई का ये मामला बताया जा रहा है। दोषियों को सजा में छूट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। दोषियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई का है मामला। दोषियों को सजा में छूट के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। देखा जाए तो बिल्किस बानो केस पर आज सुनवाई किए जाने हैं, जहां पर रिहाई में जो छूट दी गई है दोषियों को, उस पर सुनवाई की जाएगी। लगभग कितने बजे से इस मामले पर सुनवाई की जाएगी और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर कैसा माहौल देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि साल 2002 में जो है गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के 3 साल की बेटी और 7 लोगों के उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी और उनके साथ 11 लोगों ने गैंग रेप किया था, जिसके बाद पिछले साल जो है 15 अगस्त के मौके पर गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों के सजा में माफी देकर उनको रिहाई कर दिया था, जिसको लेकर बिल्किस बानो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में गुजरात सरकार से चर्चा की थी कि आपने ये किस प्रकार से या इस प्रकार से रियायत किसकी वजह से दी, ऐसा आपको क्यों लगा कि इन लोगों को छूट देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको वही बता दूं कि 16 अक्टूबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार गुजरात सरकार से रिपोर्ट मांगी, उसके बाद केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी और उसके बाद आज वो दिन आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। और लगभग बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट से केस की सुनवाई करने बैठेंगे। सबसे पहले जो पूरे रूपरेखा के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। उसमें अहम कड़ी ये है कि फटकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार दोनों को फटकार लगाई और साफ तौर पर ये पूछा है कि अगर ऐसे आप किसी दोषी को जो है माफी देंगे उसमें कहीं ना कहीं उससे हौसला बढ़ेगा। और दूसरी बड़ी बात आप तौर पर कहिए कि जो अपराधी है अपराधियों को दोबारा से समाज में जुड़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ये देखना होगा कि किनको ये मौका देना चाहिए और किनको नहीं। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो एक बेहद संवेदनशील मामला है और साथ ही गुजरात कोर्ट ने जिस तरीके से दोषियों की रिहाई पर सुनवाई की थी और उसके बाद उन्हें राहत भी दे दी थी सजा से, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी सामने आ रही है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया, जैसे कि आपने भी जानकारी दी। इसके अलावा देखा जाए तो आज 11 बजे से सुनवाई भी हो रही है और माहौल की बात की जाए, क्योंकि संवेदनशील बताया जा रहा है ये मामला, तो जाहिर तौर पर किस प्रकार का जो माहौल है वो सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकता है। देखिए मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि जो फैसला है 2 जजों की जजों से जो भूमिका है या बात करें जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई है उसमें ये देखा गया है कि जो 11 दोषी हैं जिन पर ये आरोप लगे थे वो सजा काट रहे थे, उनको किस आधार पे गुजरात की सरकार ने जो है उनको रियायत दिया है या बात करें छूट दी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप किया था, साफ तौर पर पूछा था कि क्या राज्य सरकार को इस तरीके का कोई भी जो है ऐसे 11 दोषी लगातार जो एक ही केस में है, एक ही साथ है, उनको एक साथ रियायत देना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह उठता है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है तो आज उस पर फैसला सुनाएंगे। 2 जजों की बेंच इस बात को जो है स्पष्ट करेगी और कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, माननीय कोर्ट ने देना है, ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो फैसला है वो बिल्किस बानो के हक में ही होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये मामला है तो कहीं ना कहीं गुजरात कोर्ट ने भी जो राहत दी थी दोषियों को, तो वो भी एक काफी गंभीर बात बताई जा रही है, क्योंकि जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि आखिर किस बात पर और किस उस पर रिहाई दी गई थी दोषियों को, ये भी एक जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बिल्किस बानो केस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई का मामला है। बता दें कि गुजरात सरकार ने, माफ कीजिएगा, गुजरात कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहाई दी थी, सजा में छूट दी थी, जिसको लेकर के जनहित याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर सुनवाई की जाएगी। और साथ ही देखा जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो बिल्किस बानो के पक्ष में आ सकता है, लेकिन फिलहाल फैसला जानने के लिए हमें कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करना पड़ेगा, और जो कि लगभग 11 बजे के आसपास शुरू होने की बात सामने आ रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर बाढ़ आपदाओं पर एक्शन में योगी सरकार। बाढ़ आपदाओं पर एक्शन में योगी सरकार। बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 18 जिलों में 100 स्थायी बाढ़ शरणालय बनाए जाएंगे। यूपी में हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं करीब 18 जिले। योगी सरकार 662 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। बाढ़ शरणालयों में 3000 लोगों को ठहराया जा सकेगा। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं बाढ़ आपदाओं का सरकार ने प्रदेश में सर्वे भी कराया था। सर्वे में प्रदेश के 18 जनपद बाढ़ संवेदनशील मिले।
सर्वे में अमरोहा, आजमगढ़, बाराबंकी जिले का भी नाम शामिल। बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा और हरदोई जिला भी शामिल। कन्नौज, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ और उन्नाव भी बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल हैं। वहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सीतापुर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि बाढ़ आपदाओं पर योगी सरकार एक्शन में दिख रही है, जहां पर योगी सरकार ने बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार योगी सरकार 18 जिलों में 100 स्थायी बाढ़ शरणालय बनाएगी। यूपी में हर साल बाढ़ से 18 जिले प्रभावित रहते हैं। योगी सरकार 662 करोड़ की धनराशि खर्च करके बाढ़ शरणालय का निर्माण करेगी, जिसमें करीब 3000 लोगों को ठहराया जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि अगर इलाके में बाढ़ आती है तो उस दौरान करीब एक शरणालय में या फिर शरणालय जो जिले में बनाए गए हैं उसमें करीब 3000 लोगों को ठहराया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। वहीं योगी सरकार ने एक सर्वे भी कराया था। इस सर्वे में करीब 18 जिले बाढ़ प्रभावित निकले थे, जिनके नाम भी हम बता रहे हैं, जिसमें बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा और हरदोई जिला शामिल है। इसके अलावा कन्नौज, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, उन्नाव और मऊ भी शामिल है। वहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सीतापुर का भी नाम इस लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। तो बता दें कि बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार एक्शन में दिख रही है, जिससे बाढ़ आने से पहले कहीं ना कहीं वो एक ऐसी तैयारी करना चाह रही हैं जिससे बाढ़ के समय लोगों को परेशानी ना हो। वहीं इसके लिए योगी सरकार करीब 662 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। बाढ़ शरणालय का निर्माण करेगी। करीब 18 जिले लगातार बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। वहीं योगी सरकार 662 करोड़ की धनराशि खर्च करके बाढ़ शरणालय का निर्माण करेगी, जिसपे करीब 3000 लोगों को ठहराने की समुचित व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। बाढ़ आपदाओं का सरकार ने प्रदेश में सर्वे भी कराया था। इस सर्वे में करीब 18 जिलों के नाम सामने आए थे, जो कि बाढ़ संवेदनशील इलाके माने गए हैं। वहीं बता दें कि कुकरेल नदी में बन रहे रिवर फ्रंट का किया गया विरोध। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया विरोध। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है विरोध, जहां कुकरेल नदी को अखिलेश यादव ने बताया नाला। अखिलेश ने कहा कि नाला नहीं, नदियों में बनता है रिवर फ्रंट। भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। कुछ इस प्रकार से बयान दिया है अखिलेश यादव ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाला नहीं, नदियों में बनता है रिवर फ्रंट। भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। लड़ाई बाबा साहेब की संविधान और बुलडोजर के बीच है। रिवर फ्रंट के चलते काफी कब्जे भी हटाए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। बता दें कि कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उतर आए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका विरोध करते हुए कुकरेल नदी को नाला बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नाला नहीं, नदियों में बनता है रिवर फ्रंट। अखिलेश ने कहा कि नाला नहीं, नदियों में बनता है रिवर फ्रंट। कुछ इस प्रकार से बीजेपी को लेकर तंज कसते नजर आए अखिलेश यादव। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। लड़ाई बाबा साहेब की संविधान और बुलडोजर के बीच है। रिवर फ्रंट के चलते काफी कब्जे भी हटाए जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको पीलीभीत से बता दें, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। एक शख्स की मौके पर हुई मौत, वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए घायल को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे की सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस।
स्थानीय लोगों ने जहानाबाद पुलिस पर लगाया आरोप। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर पीलीभीत से, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। एक शख्स की मौके पर हुई मौत, वहीं दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए घायल को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे की सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। स्थानीय लोगों ने जहानाबाद पुलिस पर लगाया आरोप। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप कुमार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ और इसके बाद पुलिस प्रशासन सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा और जिसको लेकर के काफी नाराजगी भी लोगों में देखी जा रही है, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है। एक बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो कोहरे के कारण अक्सर सड़क हादसों में बढ़ोतरी होती है और लगातार सुबह के टाइम जब लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते तब सड़क हादसे हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं उदासीन दिखाई देता है और वही आज भी हुआ है कि प्रशासन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची है और जिस वजह से लोगों को नाराजगी है। बिल्कुल, साथ ही देखा जाए तो पुलिस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस हादसे में दूसरा जो युवक है वो घायल बताया जा रहा है। तो फिलहाल अभी उसकी हालत कैसी बनी हुई है? घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। उसकी हालत गंभीर है जी। और जो मृतक है उसको मौके पर जब पुलिस पहुंचेगी तो सबको कब्जे में लेकर कोई पोस्टमार्टम तक भेजने की तैयारी कर दी जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर हम आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। खबर एटा से आपको बता दें, जहां पर प्रेम प्रसंग आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया सामने। प्रेम प्रसंग में युवक और युवती ने खाया था जहर। प्रेम प्रसंग में युवक और युवती ने खाया था जहर। सिपाही ने एसएसपी को दी घटना की गलत सूचना। सिपाही की गलत सूचना से भ्रमित हुई पुलिस। पुलिस का सिपाही ही एसएसपी को दे रहा है गलत सूचना। सिपाही पर एसएसपी ने की दंडात्मक कार्रवाई। प्रेमी युवक गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा हॉस्पिटल में युवक का चल रहा है इलाज। खबर एटा से आपको बता दें, जहां पर प्रेम प्रसंग आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है सामने। प्रेम प्रसंग में युवक और युवती ने खाया था जहर। एसएसपी ने, माफ कीजिएगा, सिपाही ने एसएसपी को दी थी घटना की गलत सूचना। सिपाही की गलत सूचना से भ्रमित हुई थी पुलिस, जिसको लेकर के सिपाही पर दंडात्मक कार्यवाही भी की गई है। प्रेमी युवक की गंभीर हालत बताई जा रही है, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। खबर एटा से बता दें, जहां पर प्रेम प्रसंग आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया सामने। प्रेम प्रसंग में युवक और युवती ने खाया था जहर। इसी बीच भिलाई से खबर सामने आ रही है। भिलाई से खबर हम आपको बता दें, भिलाई से खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता रायपुर के बालाजी अस्पताल में हुआ निधन। तो खबर भिलाई से बता दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का हुआ निधन। रायपुर के बालाजी अस्पताल में हुआ निधन।
भिलाई से खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का हुआ निधन। रायपुर के बालाजी अस्पताल में हुआ निधन। अहम जानकारी हम आपको भिलाई से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का हुआ निधन। रायपुर के बालाजी अस्पताल में हुआ निधन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का रायपुर अस्पताल माफ कीजिएगा रायपुर के बालाजी अस्पताल में हुआ है निधन। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता की मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने से अस्पताल में भर्ती चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 3 माह से वो अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था उनका, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। रायपुर के बालाजी अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का निधन हुआ है। जानकारी हम आपको बता रहे थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे, जिसके बाद उन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ रवि कुमार सोनकर जुड़े हुए हैं। रवि, देखा जाए तो जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पिता की मृत्यु हो गई है, वही ये भी जानकारी है कि 3 महीने से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। जी, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने आज बालाजी अस्पताल में आज अंतिम सांसें ली। आज सुबह ही उनका देहांत रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल बालाजी हॉस्पिटल में आज देहांत हो गया है। और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी दिल्ली दौरे पर गए हुए, वे वहां से वापस लौट रहे हैं, जिनका आज 1:40 पर आज बाई फ्लाइट से वो वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। चूंकि उनकी जो एक छोटी बेटी है वो विदेश में उनका रहना होता है, जिसके वजह से उनका जो पार्थिव शरीर है आज शांतिनगर पाटन सदन में आज उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वहीं उनकी छोटी बेटी के लौटने के बाद 10 जनवरी को उनके गृह ग्राम कुरुडी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का निधन हो गया है। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। वही जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल अभी दिल्ली दौरे पर है, जिसके बाद वो वापस लौटेंगे। वही भूपेश बघेल की एक छोटी बहन जो कि विदेश में रहती हैं, उनके वापस लौटने उनके भारत आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।